और अब खबरों की तफसील। एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक का कहना है कि दाऊद इब्राहिम गैंग के वाबस्ता अफराद बीजेपी के रुकन हैं और इसका जवाब बीजेपी को ही देना चाहिए। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस और एनसीपी का मुश्तरका इंतखाबी मंशूर होगा। इससे पहले दोनों ही इत्तेहादी जमातों के इंतखाबी मंशूर अलग अलग हुआ करते थे। दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने जे हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, वो गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के खासदार हैं पिछले 6 साल से। तो दाऊदपुर के लोग बीजेपी में हैं, इसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना पड़ेगा। आज सऊदी अरब का कौमी दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जा रहा है और इसके दरमियान मुंबई में रज़ा अकेडमी ने सऊदी हुकूमत के जरिए उरियानियत के फरोग के खिलाफ एहतजाज किया। मुंबई के मीनारा मस्जिद के पास मुनक्कद होने वाले एहतजाज में रज़ा अकेडमी के नुमाइंदों समेत उलमा कराम ने सरजमीन मुक़द्दस पर सिनेमा हॉल्स और डांस क्लब खोले जाने पर शदीद एहतजाज किया। उलमा कराम सऊदी हुकूमत के जरिए हज और उम्रे के लिए वसूल की जाने वाली इजाफी फीस की भी मुखालिफत कर रहे थे। हम ये चाहते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस्लाम के आवाज़ पर लोगों को गैर इस्लामी तहजीब दे रहे हैं वो बंद करें। हाजियों के ऊपर टैक्स लगाना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। ये आपका जो मुल्क हिजाज में वो क्लब खोल रहे हैं और जुआ अड्डे खोल रहे हैं, सिनेमा खोल रहे हैं जिसमें नाच गाने तमाशे होंगे। इस्लाम के नाम पर धोखा देना आप बंद करें, बल्कि यहूदो नसरा के एजेंडा पर चल के लोगों को इस्लाम से, इस्लामी तहजीब से, इस्लामी कल्चर से आप दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। जब से यहूदियत और जो है अमरीकियत के सहारे वहाँ पर मगरबी कल्चर को फ़रोग दिया जा रहा है, मैं रज़ा अकेडमी के परचम तले सऊदी हुक्मरान की जो कारकर्दगी इस वक्त है वह बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ है। मैं उसकी मजम्मत करते हुए ये मुतालबा करता हूँ कि सऊदी हुकूमत इन तमाम जो गैर शरई उमूर वहाँ किए जा रहे हैं उससे बाज आ जाए, वरना हम सड़कों पर निकल करके सऊदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराएंगे। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के जरिए उम्मे मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर मुबनी फिल्म के खिलाफ मुसलमानों में काफी गम गुस्सा दिखाई दे रहा है। मुंबई के उलमा कराम ने मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ की क़यादत में महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस से खास मुलाकात की और हजरत आयशा पर बनने वाली फिल्म पर सख्त एतराज़ जताते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही फिल्म पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा किया गया। मुलाकात भी किया और हमारे मुतालबात सुने। हम लोगों का मुतालबा ये था कि एक तो हिंदुस्तान के हालात वैसे भी बहुत अबतर चल रहे हैं और ये वसीम रिजवी की फ़िल्म जो आयशा वो बना रहा है, इस सिलसिले में हमारा मुतालबा था कि इस फिल्म को महाराष्ट्र में बैंड किया जाए, महाराष्ट्र में इस फिल्म को चलने नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा था। और हम लोगों ने इससे पहले नागपाड़ा और जे पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ FIR के लिए गए थे, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी भी शिकायत हम लोगों ने CM से किया, तो CM साहब ने हम लोगों का मेमोरेंडम भी लिया और उस पर कहा कि हम इस पर अपने डिपार्टमेंटल के ज़रिए इस पर कानूनी कार्रवाई करने की पुरजोर तरीके से मैं इस पर कोशिश करूँगा। अकोला के बालापुर में अली फाउंडेशन ने मुस्लिम खवातीन को 150 सिलाई मशीन तकसीम की ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। इससे मकामी खवातीन में खुशी की लहर देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। अकोला के बालापुर में अली फाउंडेशन नामी समाजी तंजीम ने इक़दाम उठाए हैं। तंजीम ने अक़लियतों में खासकर मुस्लिम खवातीन को रोजगार से जोड़ने और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद से 150 सिलाई मशीनें तकसीम की हैं। इसके लिए फाउंडेशन की जानिब से बाकायदा तौर पर खवातीन को सिलाई ट्रेनिंग भी दी गई। रोजगार की मुहिम के साथ साथ अली फाउंडेशन ने कंप्यूटर कोर्स, नई टेक्नोलॉजी का भी इजाद किया ताकि बच्चे, छोटे से गांव के बच्चे टेक्नोलॉजी हासिल करें। MS ऑफिस का कोर्स, डाटा एंट्री वगैरह ये भी उन्होंने फ्री में, मुफ्त में हमें खुलवाया ताकि हम लोग
तरक्की करें, आगे बढ़े। अली फाउंडेशन हमारी माएँ बहनें यहाँ पर सिलाई सीख रही है, इसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है। सिलाई के साथ साथ खवातीन को कंप्यूटर कोर्सेज की भी तरबियत दी गई है। इस तरबियत में डाटा एंट्री जैसे कोर्सेज की ट्रेनिंग दी गई ताकि खवातीन को रोजगार मिलने में आसानी पैदा हो। इस मौके पर साबिक रुकन असेंबली नातिकुद्दीन खतीब भी मौजूद थे। उन्होंने दीगर तंजीमों को भी आगे आकर खिदमत करने की सलाह दी। हम लोगों के लिए, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक रोजगार का मसला बहुत अहम रहता है और ख़ासतौर से हमारे ख़वातीन के लिए, हमारी माओ या बहनों बच्चियों के लिए अगर उनको कोई एक रोज़गार का एक ज़रिया मिल जाए तो अपने घर को भी अच्छे से संभाल सकते हैं और अपनी आने वाली फैमिली को भी अच्छे से लेकर चलते हैं। अगरचे हमें रोज़गार का मौका मिल गया और ख़ासतौर से हमारे ख़वातीन को तो आने वाली नस्ल को बहुत अच्छी तरीके से तरबियत देकर उनको आगे ला सकते हैं। मुस्लिम समाज में बेरोजगारी और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए अली फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। फाउंडेशन की जानिब से इलाके में अभी तक 2751 सिलाई मशीनें तकसीम की जा चुकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता दें, ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है सियासत से जुड़ी महाराष्ट्र की कि वज़ीर आला फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत शुरू हो गई है। सबसे अहम कि सीटों की तकसीम को लेकर ये बातचीत हो रही है। कल तक कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। तो लगातार महाराष्ट्र की जो सियासत है वो गर्मा गई है, खासतौर से इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद, और इस पर न्यूज़ 18 की भी नजर बनी हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर ज़राए के हवाले से कि वज़ीर आला फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। सीटों की तकसीम को लेकर क्या कुछ फैसला होता है वो हमारे सामने कल तक आएगा। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम का। वसीम, आपसे अपडेट चाहेंगे इस अहम खबर के ताल्लुक से। देखिए, जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई इसके बाद अब तक किसी भी तरह कोई बड़ा फैसला नहीं हो चुका है बीजेपी और शिवसेना के सीट शेयरिंग को लेकर। अब भी यही किस तरह की सीट शेयरिंग हुई इसे लेकर लोगों में उत्सुकता लगी हुई है। और जिस तरह से अमित शाह मुंबई दौरे पे आए थे उस दौरान उन्होंने अपने नेताओं के साथ बैठक भी की थी। उस बैठक के दौरान उन्हें कुछ गाइडलाइंस भी दी थी कि जल्द से जल्द जो गठबंधन की जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाए और उसके बाद इस पे काम शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्हें किस विधानसभा चुनाव के क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में खास करके सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जिस तरह से देखा गया था कि उद्धव ठाकरे ने भी इस बात को माना था कि लोकसभा के दौरान जो सीट शेयरिंग थी उस फॉर्मूले को तय कर दिया गया है और इस बारे में वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी के साथ संपर्क में है और जल्द से जल्द इस पे फैसला लिया जाएगा। तो इसी कड़ी में बाकायदा दोनों नेताओं के बीच डिस्कशन हो रहा है। इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, ये रिपोर्ट के बाद अमित शाह को भेजेगी और एक आखिरी फैसला लिया जाएगा। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ीर आला फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों की तकसीम को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है और कल तक इस सिलसिले में कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। औरंगाबाद में आरिफ खुर्शीद का इंतकाल हो गया है। मारूफ अदीब आरिफ खुर्शीद अब इस दुनिया में नहीं रहे। इंतकाल से कुछ देर कबल तक भी आरिफ खुर्शीद आलमगीर अदब की मीटिंग में शरीक रहे थे, लेकिन मुशय्यत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। अदब के उफक पर खुर्शीद बनकर जहाज जानिब अपनी किरणें बिखेरने वाला मुहिब्बे उर्दू अब अबदी नींद सो गया है और अपने पीछे छोड़ गया अदब का वो नादिर व नायाब खजाना जिस पर अहले उर्दू हमेशा ही नाज कर सकेंगे। आरिफ खुर्शीद की नमाज जनाजा जामी मस्जिद में अदा की गई और तदफीन पंचकुआ कब्रिस्तान में अमल में आई। मौत से किसको रुस्तगारी है। आज एक बात जैन ने पूछी, मौत से किसको रुस्तगारी है। सच है, लेकिन ये बात सच क्यों है? ये कल से
जहन में गूंज रहा है कि क्यों सच है। उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब थे, न सिर्फ अफसान निगार थे, शायर थे, अदीब थे, खाका निगार थे, अफसानचा निगार थे और तहकीक तनकीद का भी उनको बड़ा शऊर था, उस पर काम चल रहा था उनका। और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया औरंगाबाद में। सबसे बड़ा काम तो ये किया कि औरंगाबाद के शायर अदीबों को एक जगह जमा करने के लिए बहुत कोशिशें की। क्योंकि सरकार के वजीफ़े और सरकार के इनामात वगैरह जो हैं वो किस तरह मिलते हैं या किस तरह हासिल किए जाते हैं, ये एक सियासी गुफ्तगू हो जाएगी इस पर। और आरिफ साहब इस सबसे बेनियाज थे। मुस्लिम तलबा व तालिबात को PhD करने के लिए अमरावती में PG फोरम ने वर्कशॉप का इनेकाद किया ताकि तलबा मुख्तलिफ शोबों में PhD कर सकें। वाहिद खान कॉलेज ऑफ साइंस में मुनक़दा इस वर्कशॉप में शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में खिदमत अंजाम दे रहे प्रोफेसर्स ने शिरकत की और PhD करने से पहले आने वाली दुश्वारियों और उनके हल के लिए रहनुमाई की। इस वर्कशॉप से आर्ट, साइंस और कॉमर्स के तलबा व तालिबात ने इस्तिफादा हासिल किया। इस मौके पर PG फोरम के रुकन प्रोफेसर जाकिर खान ने कहा कि मुस्लिम तलबा में जहानत की कोई कमी नहीं, ताहम सही रहनुमाई न मिलने की वजह से तलबा PhD करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। I am one of the attenders of this program. The program was quite amazing because it was all about the research that we needed nowadays actually. And Zakir sir and Peek sir has given us tremendous in their knowledge and the guidance and as well as the support, and they promise to organize such a kind of programs in the future too. So we are eagerly waiting for another session of this programs. That's all. कर्नाटक में बाई इलेक्शन के ऐलान के साथ ही यानी ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत की सियासत भी गर्मा गई है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हलके में कई मुस्लिम उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारियों में हैं। एक रिपोर्ट। कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में 21 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। रियासत के मुसलमानों की नजरें बेंगलुरु के शिवाजी नगर असेंबली हलके पर जमी हुई है। यहाँ साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग के इस्तीफा देने की वजह से बाई इलेक्शन हो रहा है। रोशन बेग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि रोशन बेग या उनके फर्जंद रुमान बेग बीजेपी से उम्मीदवार बन सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद रोशन बेग ने एक बार फिर मुसलमानों से कहा कि वो हालात से समझौता करें, यानी बीजेपी का साथ दें। पार्लियामेंट के इलेक्शन होने से पहले कि मुसलमानों, मेरे भाइयों, हालात से समझौता करो। तो अभी भी मैं यही अपील करता हूँ। मेरी कौम ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी कौम ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, मेरी कौम का मैं एहसानमंद हूँ। मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, मुझे सारे हिंदुस्तान में अगर मुझे कुछ हलकों में जाना जाता है तो ये हमारी कौम ने मुझे बहुत प्यार से बहुत सालों से मुझे मदद करते आए हैं। रोशन बेग के कांग्रेस छोड़ने के बाद शिवाजी नगर में कांग्रेस के टिकट के लिए अब कई उम्मीदवार सामने आए हैं। रिजवान अरशद, AR जाकिर, SA हुसैन, अब्दुल अजीज कांग्रेस के टिकट के लिए लॉबी चला रहे हैं। जराये के मुताबिक रुकन कौंसिल रिजवान अरशद का नाम सरे फहरिस्त है, लेकिन कांग्रेस के ही कई नुमाइंदे रिजवान अरशद के नाम की मुखालिफत कर रहे हैं। अब रिजवान साहब को 2 बार MP की टिकट दी जा चुकी है, ठीक है, वो कामयाब नहीं हुए और MLC हैं, तो हमारा यही डिमांड है हाई कमांड से कि लोकल कैंडिडेट को सीट दें, ठीक है। मैं हूँ या वाजिद साहब हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, लोकल कैंडिडेट को दें। और अगर रिजवान साहब को ही अगर सीट दी जा रही है तो एक कांग्रेस पार्टी की नाइंसाफ़ी होगी और शिवाजीनगर के लोगों को के साथ भी एक नाइंसाफ़ी होगी। एंटी इनकम्बेंस होगा उसके लिए, क्योंकि अगर 2 बार MP सीट दिया गया, बाहर से लोगों को हार गए, उसके बाद MLC बनाया गया, एक ही आदमी को इतना देने से लोग नाराज हैं शिवाजीनगर के अंदर कांग्रेस पार्टी से कि भाई किसी एक आदमी को क्यों देते हो टिकट। शिवाजी नगर हल्के में टिकट के लिए जारी रस्साकशी पर साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम कुछ यूँ कहते हैं। जो इलेक्शन तो अनाउंस हुआ है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर आवाम है आवाम की। अब हर भिखारी भीख मांगने जाता है, जिसकी झोली में भीख बढ़ती देखना बस होता ही है। शिवाजी नगर के इलेक्शन में उम्मीदवार कौन कौन होंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बहरहाल इस बार यहाँ का सियासी मुकाबला काफी सख्त और काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लुर की रिपोर्ट।
कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात येडियुरप्पा हुकूमत के लिए पहला इम्तिहान माने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंतखाबी नताइज असेंबली की अददी ताकत पर असरअंदाज हो सकते हैं, और जिससे जाहिर सी बात है कि येडियुरप्पा हुकूमत भी मुतासिर हो सकती है। खास रिपोर्ट। अब जबकि कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों में 21 अक्टूबर को वोट डाले जा रहे हैं, नताइज 24 अक्टूबर को आने वाले हैं। नताइज आने के बाद असेंबली की अददी ताकत में इजाफा हो जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी को 15 सीटों में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल करना लाजमी होगी, तभी बीजेपी इक़्तिदार में बरकरार रह पाएगी। कि वो इस्तीफा देकर जो है ना नाअहल होने के बाद जरूरी नहीं कि अवाम भी जो है ना उनका सपोर्ट करे। अवाम का भी कोई मौक़िफ़ होता है, अवाम जिनको जिता रही है तो उनसे कुछ उम्मीदें रखती है, और ये अवाम की उम्मीदों के खिलाफ चले गए, जिसकी नौबत आज ये है कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जब इलेक्शन होंगे, अब जब वहाँ इलेक्शन की बात आएंगी तो सामने अपोजिशन जो है, आज कांग्रेस है, जनता दल है, वो लोग भी जो है ना अपना इंतखाम लेंगे कि भाई ये जो है ना हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तज्जिया निगारों के मुताबिक बीजेपी कम से कम 10 सीटों पर जीत को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि हुकूमत के इस्तेहकाम पर कोई असर न पड़े। दूसरी जानिब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने तमाम इम्कानात के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ज़िमनी इंतखाबात में मुवाफिक रिजल्ट न आने पर बीजेपी एक और बार ऑपरेशन कमल दोहरा सकती है। देखो, बीजेपी का काम ही ऑपरेशन लोटस है। वो कभी भी अपने बल से पावर में नहीं आए। पिछले बार 2008 में पहली बार जो बीजेपी का सरकार बना था, तभी भी केवल 110 एमएलए थे उनके। तभी भी अधिकार में जब वो आए, श्रीमान येडियुरप्पा जी ने क्या किया था? ऑपरेशन लोटस ही किया था। ये बार भी जब आए, ये बार भी ऑपरेशन लोटस करके ही अधिकार में आए। ऑपरेशन कमल के बाद नहीं उठती है। सारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब का एक वेव चल रहा है। उनके नेतृत्व में बहुत से लोग हमारे बीजेपी ज्वाइन हो रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी देखे होंगे, बड़े बड़े नेता जो पार्लियामेंट इलेक्शन को खड़ी थी अभिनेत्री, वो भी कांग्रेस छोड़कर आ गई है। अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का हवा सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात को लेकर कर्नाटक समेत दिल्ली तक काफी गहमागहमी देखी जा रही है। अचानक ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान ने नाअहल करार दिए गए एमएलएज के गोया होश उड़ा कर रख दिए हैं। नाअहल करार दिए गए एमएलएज रियासती बीजेपी के साथ साथ हाईकमान पर भी दबाव लगातार बना रहे हैं, और इस सब के दौरान सीएम येडियुरप्पा ने आज दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर अमित शाह से खास मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात में ज़िमनी इंतखाबात के मौजू पर भी तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो नाअहल करार दिए गए तमाम एमएलएज को येडियुरप्पा पार्टी टिकट पर मैदान में उतारना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूलों में आज से शशमाही इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस मौके पर बेंगलुरु साउथ में सरकारी उर्दू और कन्नड़ा स्कूलों के असातिज़ा के लिए 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमा तालीम के इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत की जा रही है। असातिज़ा तंजीमों का कहना है कि इम्तिहानात के वक्त टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना सही नहीं है। प्रोग्राम में हर स्कूल से 2-2 टीचर्स को मदऊ किया गया। असातिज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल करें या फिर बच्चों के इम्तिहानात की जानिब तवज्जो दें। महकमा तालीम का ये फैसला गैर मुनासिब है। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू ने प्रोग्राम के मुंतज़मीन से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ पर विजयनगर बेंगलुरु बीयू ऑफिस साउथ 2 का जो बीआरसी सेंटर है, यहाँ पर एक अंग्रेजी ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ के हमारे जो क्लस्टर के जो स्कूल्स हैं, वहाँ के सारे स्कूल्स के असातिज़ा को एक स्कूल से 2-2 असातिज़ा को लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। क्यों बोले तो आज से इम्तिहान शुरू हुए हैं सारे मदरसों में। इम्तिहान के टाइम पे ट्रेनिंग टीचर्स को बुला के कराना ये गलत है। ये बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। ये बहुत बड़ा गलत है। क्यों बोला तो ऑलरेडी स्कूल में टीचर्स की कमी है, और टीचर्स की कमी होने के वजह तुम एक दिन एक टीचर 2 टीचर को मीटिंग को बुला ला तो एग्ज़ाम के टाइम में, खासकर एग्ज़ाम के टाइम में वहाँ मॉनिटर करने वास्ते नहीं होता बच्चों को। ये बच्चों के ऊपर कहीं एक जगह असर पड़ता है। क्यों बोला तो अब वो बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हें फ्री छोड़ेगा तो कापी मारने के चांसेस भी रहते हैं, और एक
केयरलेस, एग्ज़ाम का एक अहमियत ही नहीं रहती उनके पास से। उसको वास्ते हमें एग्ज़ाम के टाइम एटलीस्ट ये मीटिंग करना, मीटिंग को बुलाना, ये सब बंद करो करके हमें डिपार्टमेंट के तरफ से पूछ ले रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में ब्राह्मण समाज के लीडरों और कारकुनों ने कर्नाटक के मारूफ हिंदू मजहबी पेशवा कनवा मठ के श्री विद्या वारिधि तीर्थ स्वामी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी ब्राह्मण समाज के लोगों ने कनवा मठ से फौरी दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा किया। विद्या वारिधि पर इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर मैसूरू की खातून को गैर अखलाकी मैसेज भेजे। बाद में खातून ने मीडिया के जरिए स्वामी जी की हकीकत को उजागर किया। ಈ ಕಣ್ವ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಕಳಂಕಿತವಾದ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಶೀಘ್ರದೊಳಗೆ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದೊರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವುಳ್ಳಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।